आप सभी को ये सूचना देनी है कि जिस प्रकार से हमने पहले हिंदू लीगल फंड आरंभ किया था और उस हिंदू लीगल फंड का सदुपयोग इस समय हो रहा है और बड़े बड़े एंटी हिंदू लोगों को नोटिसेस भी जा रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे भी कायम होने का कार्य आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हर्ष कुमार जी हैं, बात करेंगे उनसे नई पुरानी। स्वागत है हर्ष जी आपका। सभी से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो साहब, अब FCRA बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मंगलवार तो हो गया, आज भी नहीं आया। लोकसभा जो है वो एडजॉर्न हो गई सवेरे सवेरे ही 12 बजे, 2 बजे मीट करने के साथ ही। तो क्या राहुल गांधी और केजरीवाल जो है वो अपने FCRA को टालने में सफल हो गए? क्या ये लोग जो है वो इतना हाइप बना के और उसके बाद फिर ये संविधान संशोधन वाला बिल नहीं लाएंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए सर, अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है और जो पार्लियामेंट को कवर करने वाले पत्रकार हैं, उन लोगों का ये कहना है कि ये जो हर मंगलवार को मंगल मिलन कार्यक्रम शुरू किया है ना मोदी जी ने, एक मंगल मिलन कार्यक्रम चल रहा है जो पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही चलता है कि हर मंगलवार को पार्लियामेंट सेशन के दौरान एनडीए के सभी सदस्य एक साथ मिलेंगे। तो उन लोगों का ये कहना है कि ये केवल इसीलिए शुरू किया गया है कि जो अपने नंबर्स हैं उसे हम पुख्ता कर लें, क्योंकि 4 मंगलवार बैठ रहे हैं इस दौरान। अभी तीसरा आज था और एक मंगलवार और बचता है अगले हफ्ते का। तो बार बार वो जो नंबर होता है उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। लेकिन जहां तक FCRA वाला कानून वो जो है बिल, उसमें तो इन्हें 2/3 बहुमत की जरूरत है नहीं। वहां तो सीधे हाथ उठ जाना है उसमें। तो उन लोगों का ये मानना है कि पार्लियामेंट में बिल्कुल अंतिम समय में इसको लाने की योजना बनाई जा रही है। आपने देखा होगा कि 2 बिल अभी और पास हुए हैं, एक राज्यसभा से पास हुआ, एक लोकसभा से पास हुआ है। एक राज्यसभा से आज पास हुआ है और डेथ एंड बर्थ, हाँ, वो बर्थ वाला आज पास हुआ है। सही कह रहे हो आप। 3 हो गए इस तरीके से। एक राज्यसभा से पास हुआ था और एक यहाँ से पास हुआ लोकसभा से पहले, तीसरा हो गया ये। तो इनका ये कहना है जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजों वाला हो गया। तो इनका ये कहना है, जो वहां पे जर्नलिस्ट कवर कर रहे हैं, कि FCRA वाले तो 100% इसमें पास होगा। लेकिन जो वो डिलिमिटेशन वाला हम लोग सोच रहे थे, वो चूंकि इन्होंने शुरू से लिस्ट भी नहीं किया इसमें, और उसकी प्लानिंग ये थी कि अगर वो 362 वाला जो इनका बड़ा आंकड़ा है, जो 2/3 बहुमत वाला, उसे लेकर के जब ये बिल्कुल श्योर हो जाएंगे तब उसको लिस्ट किया जाएगा। और हो सकता है कि उसे फिर शीतकालीन सत्र तक के लिए टाल दिया जाए अगर वो अभी इस बार नंबर नहीं बनते हैं तो FCRA वाला तो तय माना जा रहा है। और उसे तो कहा है कि इन्होंने कि ये बुलडोज कर देंगे, बिल्कुल कुछ भी हल्ला हो चाहे कुछ भी हो उसको पास करा देंगे, वो तो होगा तय। हाँ, सिंपल मेजोरिटी वाला तो यदि सरकार चाहे तो जब चाहे तब पास करा सकती है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन साहब ये बांकीपुर वाला जो है उसका शौक बड़ा जबरदस्त लगा है। पता नहीं सर, लोगों को सर शौक लोगों को क्यों लग रहा है सर? मुझे तो ये लग रहा था कि प्रशांत किशोर जीतेगा 100%। देखिए साहब, आपने वहां पे कोई अपना कैंडिडेट फाइनल किया, उससे पर्चा भरवा दिया, फिर अगले दिन उससे आपने नाम वापस लिवा दिया, फिर आपने दूसरे कैंडिडेट को उतार दिया, अननोन बिल्कुल। तो थोड़ा सा क्या होता है कि इसका मैसेज भी गलत चला जाता है कि भाई प्रशांत किशोर के सामने आ जाने से डर गए ये। और प्रशांत किशोर को एक समय आप याद कीजिए, जब पिछली बार चुनाव हो रहे थे, प्रशांत किशोर को सर उस समय CM कैंडिडेट मान रहे थे लोग कि भाई अगर ये खुद लड़ता, CM कैंडिडेट होता। ये प्रशांत किशोर की गलती है कि वो एक बाई इलेक्शन में जीत के आया। उसने जो है एंट्री प्रियंका गांधी की तरह, वाड्रा की तरह की है। इन्होंने राहुल गांधी की तरह अगर करते
तो उस समय ज्यादा बेटर रहता, बढ़िया पोजीशन में रहते। उस समय एक आध इनकी वजह से एक आध कोई सीट और भी निकल सकती थी। तो मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा था कि प्रशांत किशोर जीतेंगे। और सर जो शहरी सीट होती है, शहरी आबादी वाली जो सीटें होती हैं सर, वहां पे बहुत क्रांतिकारी लोग रहते हैं। वहां पे आपको नोटा दबाने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको जरा सी बात पे अपने विचारधारा बदलने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, जो ये सोचते हैं कि अरे यार ये फला था यार, इतने सालों से ये यहाँ पे एमएलए था, इसके पिताजी भी एमएलए रहे, क्या इन्हीं के नाम पे है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब उस दिन 34% के करीब मतदान हुआ यहाँ, मुझे तो तभी मैं माथा ठनक गया था। मैंने कहा कि यहाँ तो मामला खेल हो गया, यहाँ वोट नहीं डालना चाहते लोग बाग। तो ये सब चीजें मिल मिला के मुझे लग रहा था सर प्रशांत किशोर को मुझे 80-20 का नंबर मैं दे रहा था कि प्रशांत किशोर इसमें जीतेंगे, और वही हुआ सर। लेकिन मजे की बात तो ये है कि बीजेपी का जो कम्युनिकेशन हमेशा की तरह जो होता है ना, कि साहब रविशंकर प्रसाद के बारे में बात चला दी गई कि साहब हम कुत्ता बिल्ली किसी को भी खड़ा कर देंगे, वो जीत जाएगा। हाँ ये परिणाम आ गया, उसके बाद वो सफाई लेके आ रहे हैं कि साहब ये देखिए, ये तो जो है ये कट पेस्ट करके बनाया गया था। और हाँ, पूरे ये बात समझ में नहीं आई कि भाई आप इतनी देर से क्यों बोल रहे हो, जब आपका रिजल्ट आ रहा बीजेपी है उस वालों दिन को बोल ये रहे बात हो। पता ही नहीं चली है। गजब का इनका कम्युनिकेशन सिस्टम है। ना, बहुत बहुत खराब है सर ये तो बहुत दिनों से चल रहा था इस तरह का तो इनका। लेकिन अरे ये हमने आप हमको जो मतदान हमने तो देखा था, हमने भी मान लिया बात कि ये बात सही है, हम भी ऐसे ही मान रहे थे। हम भी यही और मान के चल रहे थे कि अब हाँ बता रहे होगा हैं कि भाई साहब ऐसा कि क्या। ये क्लिप काट के लगाई गई थी, अब बता रहे हैं। लेकिन जो भी है, लेकिन यकीन तो होता नहीं था कि भाई रविशंकर प्रसाद जैसा आदमी ये बात कह देगा। लेकिन आपने ये बात सही कही कि उसका खंडन तो कम से कम समय रहते करते भाई। आप जिस दिन वोटिंग आ रहा है उस दिन कर रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं कि शायद उनका बेटा है, शायद वो भी लॉयर है, वो सबको ट्वीट कर रहा है। नाम भूल गया मैं, कुछ है वो भी शंकर प्रसाद लिखा हुआ है उनके नाम के सामने भी। कोई भी अगर उसको शेयर कर रहा है कि आपको हम वो भेज देंगे नोटिस, आपको हम लीगल नोटिस भेजेंगे, फलाना करेंगे, जो पुरानी क्लिप भी शेयर कर रहा है और गलत भी लिख रहा है कि भाई ये गलत थी, तब भी कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं। अरे भाई अब क्यों कर रहे हो, अब तो रिजल्ट भी आ गया, क्या फायदा हुआ इसे करने का। तो ये तो इसमें बहुत सारे झोल हैं इस कहानी में। और कायदे से ये इन्होंने ये मान लिया था कि ये सीट हम हारेंगे नहीं, और इनके मन में वास्तव में यही आ गया था कि कुत्ता बिल्ली किसी को भी लड़वा देंगे तो जितवा लेंगे सर। ये बात भले फीलिंग यही थी, क्योंकि जिस आदमी को खड़ा किया, देखिए उसको कहते हैं कि साहब ये कायस्थ बहुल कम्युनिटी है, कायस्थ वहाँ 15-20% है उस सीट पे। तो वो कायस्थ बहुल सीट मान के और इन्होंने कैंडिडेट दिया, कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा था, और वो कायस्थ बहुल जो बूथ थे उनमें ही हार गया, क्योंकि कायस्थों ने कहा कि साहब ये कैसा कायस्थ है 12वां पास। कायस्थ कहीं 12वां पास होता है? हमारे कायस्थों को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, कायस्थ तो बड़े एक से एक पढ़े लिखे पढ़े हैं। इनको ये 12वां पास कायस्थ ही मिला। हाँ, कायस्थों तक ने वोट नहीं दिया उसको। हाँ, ये तो बताते हैं कुछ उनके यहाँ नौकर वोकर है, उनके यहाँ कुछ काम वाम करता है शायद, नितिन नवीन के यहाँ पे। बस उन्होंने कहा कि हम कुत्ता बिल्ली को लड़वा देंगे। उनका अच्छा बेटा, ये लो बिल्कुल। देते हैं तुमको झटका हम। और ऊपर से वो जो है वो आपका जो सम्राट चौधरी का मामला भी ठीक नहीं चल रहा है। सम्राट चौधरी के विरुद्ध बहुत आक्रोश हो रहा है लोगों में, खासतौर से वो भरत तिवारी वाला जो केस था उसको लेके, और उसके बाद भी जो उनके जो बहुत सारे उनका जो मामले चल समाज रहे हैं है। सर। हाँ, थोड़ी सी अनइजीनेस तो थी। और आप ये मानिए कि जिस जिस समय में ये दो तीनों उपचुनाव हुए, उस समय पूरे देश में एक विरोध का भाव तो चल ही रहा था। सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था जिस समय वोटिंग हो रही थी। सीजेपी का ये भी पटना में तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, सब जगह था। शहरी इलाकों में इसका था सर प्रभाव। बहुत अरे सारे लोग कहीं हैं नहीं सर, है। आप मानो। हमारे यहाँ देखो ना, जयपुर में 9 किलोमीटर लंबी रैली निकली है यूजीसी के विरोध में। वो जेन तो जी वाले आपने सर नहीं है, वो जेन जी के डंडे अपोज्ड वाले आपने लोग हैं वो। आपने डंडे भी तो बरसवा दिए उनपे। वो तो एक बहुत ही छोटा सा वो मामला था वो, मतलब मुश्किल से 4 लोगों के लगे होंगे, लोगों ने हाईलाइट कर दिया, कुछ भी नहीं था वो। लेकिन 9 किलोमीटर
लंबी रैली थी वो, और अभी भी जो है वो पूरा तो माहौल सर जो है 9 किलोमीटर लंबी रैली थी, तो सर वो भी तो सरकार के प्रति विरोध का ही भाव था। आप ये भी तो मानो ना, सरकार वो के भी तो प्रति इसी विरोध का तरह का भाव था। दूसरी तरह का था। ये जेन जी वाला भाव नहीं था। ये जेन जी के काउंटर वाले लोग हैं, जैसे झारखंड में हो रहा है। झारखंड वाले जो हैं वो जेन जी अवश्य हैं, लेकिन वो कॉकरोचेस नहीं है। तो हमें तो ये यही भेद समझ तो में करना पड़ेगा ना। ये हमें तो वाले ये भी, समझ में नहीं आया जेन जी आया कहाँ से निकल के है, और अरे इसको कुछ इतना नहीं, फालतू का इतनी है। जो ऐसे लेजिटिमेसी दी जा रही है, ऐसे हर चीज में जेन जी घुसेड़ के, कि वास्तव में एक जेन जी खड़ी ना हो जाए कहीं, अरे पार्टी ना साहब, बन जाए कोई जेन वो जी। बीजेपी वाले जो नेता हैं, वो एक बार मोदी जी इंस्टाग्राम पे क्या आ गए, वो सब पागल हुए हाँ पड़े हैं कि ओ हमको इंस्टा पे जाना है, इंस्टा पे जाना है, इंस्टा पे जाना रील पे रील डाल रहे हैं है। रील सब। पे रील डाल रहे हैं सब, उनका मजाक और बन रहा है, उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। जो थोड़ी लेकिन एक बहुत बात बताऊं गंभीरता सर, थी वो भी इस चली जाएगी। नहीं, ये जो रील वाली बात है आपने अच्छा किया उठाई। रील पे रील बनाने में कोई बुराई नहीं है सर, अगर आप 3 मिनट में कोई अच्छी बात अगर अपनी कह आपको सकते हो तो। अगर आपको रील बनाने की तमीज है तो। हाँ, क्योंकि उस पे आप बहुत जल्दी वायरल होते हो। और मैं बताता हूँ, तमीज की बात बताता हूँ, 2-3 वीडियो कंगना रनौत के आएंगे सर, जरा जरा आप उन्हें सुनिए, कितनी बढ़िया बात कह रही है सर वो, और कितने तहजीब से और शब्दों को नाप तोल के बोल रही है उसने। कल वाली जो उसने रील बनाई थी, इनको सोनाक्षी सिन्हा और इन सब को लेके, जो उसने कहा कि आप भाई अपने मनपसंद रिलीजन में शादी कर लेते हो तो आप कन्वर्ट नहीं होते हो, मैंने जो है भाजपा में आ गई, वहां की मैं सांसद बन गई, तो मुझे आप बताते हो कि मैं संघी हो गई। हाँ, मुझे तो संघी हूं, मैं कहती हूँ मुझे संघी बनना है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अगर आप इस तरह की बेबाक तरीके की बात कहते हो, तो फिर उसका रील का मतलब है लोग उसे सुनते हैं, आपकी बात मानेंगे भी। फालतू की बात करने से क्या फायदा है इसमें। आप ये देखें कि इस समय वो झारखंड वालों की रील्स जो है वो वायरल जा रही हैं। झारखंड वालों की रील्स वायरल जा रही हैं, लेकिन मोदी जी उनकी नहीं सुन रहे। हाँ, एक कुछ रिपोर्टर भी पहुंचे हैं वहां पे, अब तो अमन चोपड़ा वगैरह पहुंचे हैं, कुछ लोगों अमन ने चोपड़ा बनानी तो शुरू अभी की है। अमन चोपड़ा का तो अभी मुक्तेश्वरानंद वाला बड़ा हिट हो गया। हाँ हाँ, वो असल में क्या है कि मैं अमन चोपड़ा वहां मिले थे हमें मुंबई चुनाव के दौरान, हम सेम होटल में रुके थे विधानसभा चुनाव में। तो वहां मैंने इनसे कहा था कि भाई अपना चैनल बना लो आप, सुबह हम नाश्ता कर रहे थे साथ में, तो उन्होंने कहा कि यार मैं अभी ऐसा ऐसे, मैंने कहा फिर अब जो है मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ अपनी कंपनी से बात की, अपना चैनल बनाया, और देखिए पहला ही वीडियो उनका कितना धमाकेदार हिट रहा। तो अ, बधाई उन्हें और शुभकामनाएं भी हमने तो दी है उन्हें, कि मैंने कहा भाई बढ़िया है, आपने अच्छी शुरुआत की, इस एक फ्रॉड को आपने सामने लाया लोग के। अच्छा किया। आप तो कही करते थे पहले से कि ये कांग्रेसी शंकराचार्य है। सपाचार्य हो गया अब तो वो। अब सपाचार्य हो गया। सही बात है। तो सपाचार्य हो गया, और सपाचार्य जो है बढ़िया है। उसकी ट्रेनिंग में हम पप्पू यादव जैसे लोग उससे ट्रेनिंग ले रहे हैं, और वो भी अरे एक बात पुजारी बन। बताऊं मैं आपको, पप्पू यादव वाले मामले में लोग बोल नहीं रहे, पप्पू यादव की हवा खराब है। वहां के जो पत्रकार हैं, जो संसद को कवर करते हैं, उनका कहना है कि जो पप्पू यादव फुल कॉन्फिडेंस में छाती ठोक के आ रहा था, 2 दिन से डरा सहमा हुआ दोपहर में आता है 1-2 बजे के आसपास खाना खाने के टाइम पे पार्लियामेंट में, और कभी बात करने के लिए कहते हैं तो कभी तो कहता है कि गला खराब हो गया। और उस दिन से उस वो जो इनकी स्किट चल रही है वहां पे, अभी सपा वाले लगे हुए हैं इसमें 2 दिन से, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन ये पप्पू यादव अब उस तरफ का रुख नहीं कर रहा है। अब तो वीडियो डाल रहा है कभी कि मैं शिव जी को पानी चढ़ा रहा हूं, मैं भी शिव भक्त हूं, और हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं, हमारे पे इस तरह का वो लगाया जा रहा है, हमारे ऊपर हमला कराया जा रहा है। और वो जो हकीकत में सर, वो जो 2 लड़के जिन्होंने अटैक किया, वो लड़के कुछ भी लेके नहीं आए थे सर अपने साथ। एक का नाम है हैप्पी और एक का नाम है सुमित, बुलंदशहर के रहने वाले हैं। वो साधु संतों का यहाँ जो प्रदर्शन होने वाला था उसमें भाग लेने के लिए आए थे, सपोर्ट देने के लिए। और उन्होंने कहा कि जब हमें अंदर घुसाया गया, यहाँ पे हमारी तलाशी हुई, वो चाकू जो है पप्पू यादव के किचन में से लाके वहां रखा गया, वो मीट काटने वाला इतना लंबा चाकू, उन्हें फंसाने के लिए लड़कों। ये हालत है तो इनकी। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन वो मामला जो है ये, आज आपने देखा होगा, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्पीकर ने जब अरे ये वहां लोग हल्ला मजा आ कर गया। रहे थे,
वो क्या अरे कहा? हमने वीडियो डाला लेकिन सर पहले उसका, पहले वो तो बहुत प्रूफ दो शानदार कि था। तुमने चंदा दिया है, तब बात करना चंदा की। अरे सर आपने देखा ही नहीं, आपकी उसकी जो है एक 16 मिनट की क्लिप डाली है हमने आज विधानसभा के अपने दूसरे चैनल पे, जो हर्ष कुमार वाला चैनल है हमारा। उसमें क्या हुआ कि वो जैसे पार्लियामेंट में करते हैं ना, कि वो सामने खड़े हो जाते हैं कैमरे की, जिधर भी कैमरा जाए वहीं जाके वो खड़े हो जाते हैं, लाल टोपी वाले। तो वो योगी जी के सामने खड़े हो गए जाके, जब योगी जी बोल रहे थे तो सतीश महाना संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा जितने भी बिल थे आज, उसने कहा कि आप सब सारे के सारे आज बोलो। उसने कहा संसदीय कार्य मंत्री ने कि साहब ये वहां भाई, हाँ ठीक है, हाँ पास। सर आप सुनो, कम से कम 10-12 इस तरह के वो पास कर दिए, धड़ाधड़। और कई इनके विधायक थे, उन्हें नाम लेके कहा, रिकॉर्डिंग है उसकी, सतीश महाना ने, कि सचिन तुम्हें मैं पूरे सेशन के लिए सस्पेंड नहीं करूंगा, तुम्हारी सदस्यता के खिलाफ लिखूंगा मैं, तुम्हारी सदस्यता जाएगी, याद रखना। एक एक नहीं, तेरे पूरे तुम्हारे सेशन के लिए बारे तो में बहुत सस्पेंड कर ही जानता दिया हूं। वो, सचिन यादव है वो। हाँ वो नहीं, उन्हें कह रहे थे तुम्हारी, कई लोगों को उन्होंने नाम लिया, मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़ा शोर हो रहा था कि मैं तुम्हारी सदस्यता ही खत्म करवा दूंगा, देख लेना, तुम्हारे लिए बहुत बहुत कारनामे जानता हूं मैं। तुम लोगों ने 4.5 साल से बिल्कुल ठीक काम चल रहा था यहाँ, अब तुमने जाके ये जो ड्रामा शुरू किया है, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। एक के नहीं सुनी मैंने तो, वीडियो डाला उसका कि भाई ओम बिरला जी जरा इनसे सीख लो, आप रोज प्रश्नकाल में आते हो, उन्हें बैठ के एक स्पीच देते हो कि भाई अब जो है ये मत करो वो मत करो, आप लोग प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, ये सांसदों का बहुमूल्य समय होता है, उन्हें अपनी आवाज उठानी होती है, आप नहीं चाहते, रोज एक रटी स्पीच देते हो। अरे प्रश्नकाल चलाओ, उन्होंने चलाया है, सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल, शोर मचाते रहे, वो चलाते रहे कि आप प्रश्न पढ़ते रहो, अपने मंत्री जवाब देता रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है? एक्चुअली ये कुछ तो मुझे भी कई बार लगता है ना कि ये जो अत्यंत उदार चेहरा दिखाने का प्रयास करते हैं, उससे नुकसान ज्यादा होता है, लाभ कम होता है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये जो खड़गे है, आपको याद होगा कि ये खड़गे साहब अपने, जब जगदीप धनखड़ थे वाइस प्रेसिडेंट, तो उनके समय में आपने देखा होगा कि ये बार बार कहते थे कि सर मुझे बोलना है, तो वो कह देते हाँ खड़गे जी खड़े हो जाओ। तो खड़गे जी पहले तो शुरुआत तो करते थे किसी और मुद्दे पर, तुरंत वो राहुल गांधी वाले मुद्दे पर लेके चले जाते थे। तो उसमें तो कई बार बड़ा लंबा लंबा बोले हैं ये, 15-15-20 मिनट। और इस बार भी, इस सेशन में भी मेरे ख्याल में रोज 10-15 मिनट का समय मिलता है। कल वो किरण रिजिजू भी कह रहे थे कि खड़गे जी को तो रिकॉर्ड समय मिला है, इतना समय आज तक किसी को नहीं दिया हमने, और फिर भी ये शिकायत करते हैं कि साहब हमें बोलने नहीं देते। तो ये ज्यादा इनको छूट देना भी सही नहीं होता सर, ये उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ने वाले लोगों में है। ये आपको यदि लग रहा है, देखिए इतना तो अनुमान हो ही जाता है ना कि सामने वाले जो हैं उनकी मैच्योरिटी लेवल क्या है। अब आप ये देखें कि एक ज़माना था जब अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जो थे वो लीडर्स हुआ करते थे। वो भी हंगामा करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आप उनसे बातचीत करके और किसी नतीजे पे पहुँच सकते थे। उनके साथ में बातचीत करके और समाधान निकालना संभव था, हो जाता था। और उससे पहले यदि देखें तो ये परंपरा जो है ये सोनिया गांधी ने शुरू की, जब एनडीए 2 के टाइम पे इस तरह से डिसरप्शन करने वाली। उससे पहले भी हुआ करता था, सब कुछ होता था, लेकिन इतनी मैच्योरिटी होती थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन में कि जो काम होने होते थे वो हो ही जाते थे। हाँ जो लेजिस्लेटिव वर्क है वो तो होना चाहिए सही तरीके से, सही बात है। हाँ। अब इनको लग रहा है कि इसमें साहब ये इसमें सर पता मैं नहीं। आपको बताऊं, कई लोग ये कहते हैं कि बीजेपी वालों का कम्युनिकेशन खराब है। नहीं सर, ये विपक्ष इस बार बहुत बदतमीज विपक्ष है, आप ये मानो। इसके लिए बाकायदा राजनाथ सिंह को तैनात किया गया है कि आपको आपस में बातचीत करते हैं, और इस वाले मामले में भी। और ये बता रहे हैं कि जो वो परिसीमन वाला मामला है, उस मामले में भी राजनाथ जी को जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आप सबसे बात करते रहो, लगातार सबके टच में रहो। लेकिन सर ये लोग सुनते नहीं है। तो जिस दिन राजनाथ सिंह बैठे थे, उनके सामने राहुल गांधी ने देखो कितनी बदतमीजी की। वो तो अपने आप को ये सोचता है कि भाई मैं जब बैठूं तो अमित शाह और मोदी से कम तो कोई सुने ही ना मेरे सामने बैठ के। इन्होंने उसे अच्छा उसका आईना दिखाया कि तू इतना बड़ा लाट साहब थोड़ी है कि तेरे सामने बैठ के हम ही सुनेंगे तेरी बात। बिल्कुल सही किया। उन्होंने तो जितेंद्र सिंह तो फुल कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है। हाँ सही, सही करा बिल्कुल। नहीं सर ये सही, सही है ये। हर समय भाई तुम्हें क्यों सुनने के लिए आए? आप बताओ कितनी बार इन्होंने मोदी जी का भाषण पिछले वाले उसमें जो है आप पूरा नहीं होने दिया था इन्होंने। जब अमित शाह बोल लेते तो
राहुल गांधी कहने लगा था कि जो मैं मेरे सवालों का जवाब दो, तो काम ही था अमित शाह ने कि भाई तुम यहाँ के कोई मुंसिफ लगे हुए हो, जैसे मैं कहूंगा वैसे सुनना पड़ेगा, नहीं तो जाओ। तो चले गए थे, बाइकआउट करके भाग गए थे। तो इनकी ये दादागिरी तो बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए सर। मर्जी है उनकी, वो जब आए या ना आए, तुम्हारी ये दादागिरी नहीं चलेगी। कोई बिल पास हो या ना हो, ये इस तरह से दादागिरी नहीं चलने देनी चाहिए। सही बात है। नहीं, और भी हम देख रहे हैं कि भाई हर जगह पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं, पंजाब में पुलिस हाँ लाठीचार्ज कर रही है मजे से, उसको कोई हाँ, तकलीफ नहीं है। वहां यूपी कुछ नहीं है। यूपी में तो हिम्मत ही नहीं करते। खैर, आपको पता है हाँ क्या होगा। बिहार में भी इन्होंने बदमाशी की थी, तो बिहार में भी जमकर सुताई हुई थी इनकी। हम्म, और सभी जगह अब आप बदमाशी करोगे, पत्थर चलाओगे, आप हंगामा करके और 10-10 घंटे अगर रास्ता रोकोगे, तो पुलिस को तो करना ही पड़ेगा ना, और पुलिस सब जगह कर रही है। अलावा दिल्ली के, दिल्ली विशेष है। कल देखिए सुप्रीम कोर्ट में, ये तो मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा सख्त है सरकार से। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो 4-5 बातें कहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं। सरकार तो जो भी वो कहते वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार बैठी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट सर ने कहा कि नहीं, जो जिन्होंने बदमाशी की है हम डिफाइन करते हैं ये, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, वो कह रहे थे कि साहब ये बड़ा वाइड टर्म है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, तो हम डिफाइन करते हैं क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या है, कि जिन्होंने ग्रेव और हीनस ऑफेंसेस किए हुए हैं, दैट इज क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। पेटी ऑफेंसेस को हम नहीं इंक्लूड करते। तो भाई जिनको वो पकड़ रहे हैं, जो 2738 केसेस की बात कर रहे हैं, वो है तो हीनस ऑफेंसेस ही। कोई पॉक्सो का मुलजिम है, कोई रेप का है, कोई मर्डर का है, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का है, और सारे वहाँ पे घूम रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि साहब सब कुछ छोड़ दो। और सीजेबी वाले का तो पता ही नहीं क्या हो रहा है आजकल, वो तो बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है। क्या कंफ्यूज है? देख नहीं रहे आप उनकी कल मैं जब सर ये मैं सीजेपी वालों को फॉलो नहीं करता, किसी को भी। मेरे सामने कोई आ जाता है तो मैं देख लेता हूँ। उनका तो, उसे तो टाइफाइड हो गया था अभिजीत दीपके को। तो वो तो वहां हो झांसी, वो रांची वाले मांग कर रहे थे उसकी बुलाने की, तो उसने कह दिया मुझे टाइफाइड हो गया। सौरभ दास का बिल्कुल। आता रहता है कभी कभी। देखो सौरव दास ने कल क्या किया, जब हम्म। सुप्रीम कोर्ट में ये सब बातें हो गई, तब वो एक ट्वीट डालता है, और ट्वीट डालता है कि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, इसलिए सारे केसेस विड्रॉ कर लो। नहीं, वो तो बकवास है, ऐसे कहाँ कहा। तो मैंने तो उसको तुरंत काउंटर किया। मेरे पीछे लगा दिया उन्होंने पूरा, उनका ट्रोल आर्मी जो है उस समय मेरे पीछे लगी हुई है। आपने पता नहीं नोटिस नहीं, किया मैंने कि नहीं। देखा आपका ट्वीट, वो जो सौरभ दास को किया आपने। हाँ। देखा है मैंने, कोट किया है जो आपने। डोंट बी टू क्लेवर बाय हाफ। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सर, अरे सर, बताओ काम कैसे होना चाहिए। काम ऐसे होना चाहिए जैसे विजय ने किया सर। नाम लिया, साले को घर से उठा के लाओ। हाँ, आज जो भले विजय बाद ने में किया। बेल दे दो, भले बेल दे दो बाद में, अरे सर, लेकिन वो एक अलग बार तो बात उठा है। लो। वो तो वो अलग बात है सर, कि हाई कोर्ट ने कह दिया और उसने कह दिया कि भाई हम अरेस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन सर घर से उठा के तो लाए ना। ये तो बताया ना कि भैया अगर तुम बकवास करोगे तुम्हारा इलाज कर देंगे। वो गाली देता रहा हिंदुओं को इतने समय तक। किसने क्या किया सर? किसी का कुछ बिगड़ा? कुछ फर्क पड़ा कहीं भी? किसी की हिम्मत हुई थी? तो लेकिन विजय ने हीरो वाला काम तो किया। मैं तो सर कुछ चीजों के लेके मैं हीरो इसका फैन हूँ विजय का। कुछ काम तो वो बहुत बढ़िया करता है। जो उसे लगता है कि सही है, बस सही है, करना है तो करना है। वो ठीक है, उसका मुद्दा क्या है, उसके एजेंडे क्या है। लेकिन उसने ये काम तो बढ़िया करा। इसे उदयनिधि स्टालिन को घर से उठा के लाया, और ठीक ठाक इलाज हुआ। वहां पे कई लोग इसके जो समर्थक हैं वो पिटे भी हैं। पुलिस वालों ने खूब डंडे भी बजाए उनके, जो उन्होंने गाड़ी वाड़ी रोकने की कोशिश की। घटनाक्रम भी दिलचस्प रहा, बढ़िया रहा। हाँ, तो बीजेपी का मुझे दिखता है ये साहब, ये सारी समस्याएं जो हैं ये दिल्ली में ही आती हैं। एक बार नहीं, अब कितनी बार हो गया, अब क्या कहें। हम्म, हाँ सर, सही बात है। क्या कहें दिल्ली इसका। में स्थिति सर, वैसे दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है असल में, जरा सी देर में ही।
मेट्रो रोक दो, ये रोक दो, वो जाम लगा दो, वो लगा दो। दिल्ली में व्यवहारिक दिक्कतें बहुत हैं पुलिस के सामने। आज फिर कनॉट प्लेस में पूरा जाम लग गया, अरे इस बार अरविंद हाँ, केजरीवाल की वजह से लग गया। अब उसने अरविंद एक ये केजरीवाल के साथ तो फर्जी चला चालीस रखा है, पचास एथेनॉल वाला, चालीस वो पचास एथेनॉल लोग सारे थे सर उसमें, कुछ नहीं, वहां तो पुलिस वाले और मीडिया वाले ज्यादा थे अरविंद केजरीवाल वाले में, तो पुलिस वो वाले और मीडिया वाले ज्यादा थे। एथेनॉल वाला जो उसने चला रखा है, एथेनॉल वाले पे पंजाब के किसान ही उसके खिलाफ खड़े हुए। अरे साहब, उनका तो इथेनॉल बिक रहा है। एग्जैक्टली। और ये सर, ये बकवास और भी ज्यादा फैलाता है। ये कहता है कि साहब आप अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद करो, फलाना, ऐसे ऐसे बताना चाह रहा है कि जैसे हम सारा इथेनॉल अमेरिका से खरीद के ही इसमें डाल रहे हैं। ये ऐसी ऐसी बात कहता है जो गले नहीं उतरती, लोगों को एकदम से भड़काने वाली। और मैं आपको बताऊं सर, इसका नितिन गडकरी से पुराना पंगा है केजरीवाल का। माफी मंगवाई थी नितिन गडकरी ने इससे, केजरीवाल से, आप याद करो, शुरुआती दौर में ही इसने अरुण जेटली और नितिन गडकरी, दो लोगों से लिखित में माफी मांगी हुई है अरविंद केजरीवाल ने। तो इसका तो पंगा पुराना है, ये गडकरी के तो पीछे ये पहले से ही रहता है कि भाई किसी तरह से लपेटो। लेकिन इस पे एथेनॉल वाले मामले पे आपकी क्या ओपिनियन है सर? भाई एथेनॉल वाला मामला, एक नंबर वन तो ये कोई आज से नहीं है, ये शुरुआत जो थी वो कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस ने क्यों की थी? क्योंकि ब्राजील में बहुत अच्छा ये प्रोग्राम चल रहा था। एथेनॉल इसलिए भी क्योंकि भाई एथेनॉल अगर आप 10% 20% जो भी आप करते हैं तो उतना आप फॉरेन एक्सचेंज बचा लेते हैं। ये जो एथेनॉल इंपोर्ट हो रहा है वो एक छोटी छोटी मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है, वो इंपोर्ट हो रहा है केवल इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। तो इंडस्ट्रियल यूज़ वाला जो है इंपोर्ट वाला पूरी तरह से इंडस्ट्रियल यूज़ में काम आता है, वो ब्लेंडिंग के लिए काम नहीं आता। ब्लेंडिंग वाला जो है वो सारा का सारा आपके लोकली किया जा रहा है, और उसकी वजह से आप देखिए गन्ना किसान और बाकी जो है वो मक्का किसान, ये सारे के सारे जो हैं ये सब बहुत खुश हैं। किसानों को तो बहुत अच्छी आमदनी हो रही है इसमें। तो विरोध कौन कर रहा है? विरोध ये है कि एक गडकरी को घेरना है। अब इनके वो लग गई, क्या बोलते हैं, खून लग गया कि हमने जो है एक इस्तीफ़ा करवा लिया, अब गडकरी का करवाएँगे, अमित शाह का करवाएँगे, उसके बाद मोदी का करवाएँगे। ये मतलब ये बातें चल रही हैं इनके यहाँ, इनके अगर आप फ़ॉलो करें हैंडल्स, तो इस तरह की बातें करते हैं आजकल ये। गडकरी ने बड़ा शानदार काम किया। गडकरी ने, जो लोग भी गडकरी के खिलाफ इस तरह की बातें बोल रहे थे, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में लगा दी एक पिटीशन कि इनके सबके अगेंस्ट पे इंजंक्शन जारी किया जाए और ये सब जो है इसके टेक डाउन करवाया जाए, और ये भी स्पष्ट किया जाए कि साहब कि एथेनॉल जो है वो मेरी मिनिस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखता है। एथेनॉल का सारा प्रोग्राम जो है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देखती है। और कोर्ट ने जो है वो इनको नोटिस जारी कर दिए और इंजंक्शन मिल जाएगा उनको, 100% मिल जाएगा इंजंक्शन। तो अब यदि लोग कह रहे थे साहब कि ये देखिए ये षड्यंत्र है, बीजेपी के अंदर से हो रहा है, तो उनके भी बोल बंद हो गए। तो गडकरी ने तो होशियारी कर ली अपनी। ये चक्कर है इसमें। कुछ लग नहीं रहा, कुछ ऐसा कुछ लोग ज्यादा ही तूल दे रहे हैं, और गडकरी को जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं वो है नहीं, कुछ इस तरह का बन नहीं रहा बात। पता नहीं, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल इसके माध्यम से क्या चाहता है, हमें ये समझ में नहीं आया। ये क्या चाहता है, इसे क्या फायदा हो रहा है? ये इसने मुद्दा क्यों उठाया? इसने सोचा कि जैसे सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, राहुल गांधी अमित शाह का इस्तीफा मांगने लगा, तो ये क्या चाहता है, हमें ये समझ में नहीं आया इसका उद्देश्य क्या है, और इसका इस पंजाब और इससे क्या मतलब है? या तो ये चाहता है कि दिल्ली में प्रदूषण होता रहे इसी तरीके से, और जो सरकार कर रही है यहाँ की रेखा गुप्ता की सरकार, कि वो सरकार, अब समय आ रहा है, फिर अभी 2-3 महीने बाद प्रदूषण का शोर शुरू हो जाएगा। उन्होंने कह दिया कि हम यहाँ पे जो ईवी है वो टोटल इलेक्ट्रिक कर रहे हैं, ये 2 व्हीलर भी 2027 से ये नहीं करेंगे।
अब लास्ट कर दिया उन्होंने कि 2026 में जो ले लेगा नहीं तो उसके बाद टोटल टू व्हीलर इलेक्ट्रिक रहेंगे यहाँ पे। तो शायद उसे उस जो इन्हें लग रहा है कि काम थोड़ा पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं, उसे डिरेल करने की इसकी प्लान है और कुछ नहीं है लोगों के मन में। थोड़ा पंजाब से लोगों का ध्यान हटता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ अच्छा, हाँ, ये भी सही बात। एक बड़े मजे का ऑर्डर कर दिया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कल, वो देखा आपने? कौन सा है? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक आप कर्मचारियों के पेंशन और टीए डीए जो एरियर्स हैं, पेंशन और डीए, पेंशन अच्छा, डीए और टीए के जो महंगाई भत्ता। एरियर्स हैं, हाँ, वो जब तक आप क्लियर नहीं करते हैं तब तक हाँ आप एडवर्टाइजमेंट का एक पैसा नहीं खर्च कर सकते। हाँ, ये तो दिल्ली के अखबारों में ऐड दे रहे थे सारे। तो ये इसीलिए आज किसी ने कवर नहीं किया। अरे एक बात बताऊं आपको, आप भूल के, दिल्ली में नहीं हुआ था सर। दिल्ली में भी दिल्ली तो में हाई तो कोर्ट ने कह दिया था कि भैया तुम्हारे पास जो है पैसा देने के लिए विज्ञापन का पैसा है, तुम्हारे पास 300 करोड़ रुपए का विज्ञापन सालाना बजट है तुम्हारा, उसको तो तुम खर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ मेट्रो का एक्सटेंशन होना था, ये गाजियाबाद साइड में जो आ रही है इधर, वो उसके लिए पैसा रोक के आरआरटीसी का, बैठा हुआ था। आरआरटीसी का, आरआरटीएस का, कि भाई तुम इसका जो है आरआरटीएस का। इसका पैसा नहीं दे सकते हो। उन्होंने साफ कहा था कि ये तुम्हारे सारे सबके खर्चों में से निकाल के ये पैसा दो, वरना तुम्हारे सारे विज्ञापनों पे प्रतिबंध है जब तक किसी का बिल पास नहीं करोगे तुम। ये तो इनके साथ पहले भी हो चुका है, यही काम कर रहे हैं। और इन्होंने तो पंजाब में तो सर इन्होंने नरक मचा दिया, सारा मीडिया वहां का इनके खिलाफ है इस समय, आम आदमी पार्टी के। वास्तव में इन्होंने यही कर रखा है कि जो इनके खिलाफ एक जरा सी खबर लगा देगा कि साहब उसी को बैन कर देंगे। पंजाब केसरी अखबार को कई महीने हो गए हैं सर उनके मालिकों के खिलाफ एफआईआर और पता नहीं क्या क्या करवा दी है इसने, और जबकि वो सबसे पॉपुलर अखबार है वहां का, उसके खिलाफ कर रखा है इन्होंने। उनका होटल पे बुलडोजर चलवा दिया, पता नहीं उनके पीछे छापे डलवा दिए, उनका पेपर वो करा दिया, अखबार सील सुबह के समय। ये लंबे समय से कर रहा है मीडिया, इसके खिलाफ बहुत काम करने वाला है इस बार चुनाव में वहां पे। बस ये है कि वहां पे मौके का फायदा कौन उठाता है। कांग्रेस वाले अगर बेवकूफी ना करें तो कांग्रेस वालों के पास बढ़िया मौका है इस बार में। हाँ, वो है तो हम्म। वो निश्चित रूप से है, लेकिन वो कर पाए तब है ना। हाँ, उनमें उनकी अलग कहानी है वो, और चन्नी की अलग कहानी चल रही है, उसकी अमरिंदर की अलग चल रही है, सारे झगड़े चल रहे हैं उनमें तो आपस में, बड़ी खराब हालत है उनकी। तो कई सारी चीजें जो ये टाल रहे हैं ना, खास तौर से जो इसके बहुत सिंपल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन अब हमसे आपसे तो ये पूछेंगे नहीं ना। ये जो नाराजगी बढ़ रही है इसको ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नाराजगी बढ़ रही है, खास तौर से इनके कोर वोटर बेस में बढ़ रही है। हाँ। बाकी बांकीपुर में जो आपने देखा है या दतिया में जो देखा है, दतिया को क्यों, हम्म। दतिया में तो बड़ा वो उछल रहे थे ना, मोहन यादव जी जो हैं, मोहन यादव जी यादव वोट नहीं दिलवा पाए दतिया में। वो वोट दामोदर यादव को चले गए, जो कि चंद्रशेखर रावण ने खड़ा किया था दामोदर यादव, वो दामोदर यादव सर 20,000 वोट ले गया। उसने तो सर सपा और बसपा इन सबकी हालत खराब कर दी है। आपको याद हो कि मध्य प्रदेश में 7-7 8-8 सीटें जीतते रहे हैं सपा बसपा वाले। इनकी हालत खराब कर दी है कि चंद्रशेखर साला वहां इतनी सारी वोट इस पार्टी को मिल रही है, और वहां पे हालत ये है, तो उत्तर और प्रदेश में क्या चंद्रशेखर होगा। यादव को वहां चढ़ाने का काम सारा का सारा मोहन यादव ने किया है। मोहन यादव जो हैं वो इस समय भाजपा के वोटर बेस में सबसे अधिक अलोकप्रिय व्यक्ति हैं। हाँ, या आप वो मध्य तो है। प्रदेश में किसी भी इंडिपेंडेंट आदमी से पूछ के देख लीजिए। हाँ, वो तो सर्वविदित है, इसमें तो कोई पता, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। अब ये बातें हमको और आपको पता चल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक तक क्यों नहीं पहुंचती, क्यों नहीं पता चलती उनको? पता है सर, सबको पता है, ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा पता नहीं है, सब पता होती हैं चीजें, सबको पता है। और अभी मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे जब ये सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था और ये सब धरने पे बैठे हुए, तो आपको याद होगा ये रावण जो है चंद्रशेखर आजाद वहां पार्लियामेंट के अंदर धरने पे बैठा था, अंबेडकर की मूर्ति के नीचे। तो उसको इससे वहां जाने मिलने नहीं के दिया लिए ना उसको, असदुद्दीन ओवैसी गए थे मिलने के लिए उससे। ये सुनने में अकेले। आ रहा है कि
उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और एक दो छोटे मोटे दल, ये सब मिलके जो है एक तीसरा धड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और इन्होंने सीधे बार्गेनिंग की है अखिलेश यादव से कि भाई अगर तुम हमें इतनी सीट दे दो तो हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर अखिलेश यादव नहीं माना तो ये बताते हैं कि मायावती से भी संपर्क करेंगे ये, कि भाई इनका जो है कुछ ना कुछ इलाज करो। मायावती भी अब समझ गई है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, किसी ना किसी को साथ लेना पड़ेगा। तो बड़ा यूपी में बड़ा दिलचस्प अब की बार खेल होगा, बड़े दिलचस्प घटनाक्रम चल रहे हैं वहां पे। ये लोग कहते तो हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है और ओवैसी को बुला लेते हैं, लेकिन ओवैसी बार बार इनसे कहता है कि भैया हमें सीट दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो तुम हमें बीजेपी की बी टीम बताते हो, अपनी ए टीम में शामिल करते नहीं हो हमें। वो तो सब खुलेआम बोलता है, पार्लियामेंट में बोल दिया कि हाँ बी टीम हूँ सब मैं तो इनकी, बीजेपी वालों की, मुझे बोलने दो। वो तो ये भी कहते हैं कि मैं तो अपना क्वेश्चन भी उठाना चाहता हूँ। हमें चंद्रशेखर ने कहा कि साहब ये बढ़िया हुआ जो जजों वाला बिल पास हुआ, और चंद्रशेखर ने बड़ी बढ़िया बात की कि वो जो लाने वाले थे, जो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स के लिए वो जो लाने वाले थे, क्या एनजेएससी, उसने कहा कि उसको क्यों नहीं ला रहे हैं, लाओ है तो हम तो उसका भी समर्थन करेंगे, हम तो उसके साथ हैं। जो बात सही है, गलत है गलत है। कई बार सही बातें बोलता है वो। हाँ सर, वो वकील है सर, पढ़ा लिखा है, ऐसी बात नहीं। अरे वैसी वकील तो और वैसी भी कई लंदन हैं, में पढ़ा हुआ है। वकील तो और भी कई हैं। हाँ है, लेकिन फिर भी पढ़ा लिखा है, ऐसी बात नहीं, चीजों को समझता है, जानता है क्या चीजें कानूनन तरीके से क्या चीजें सही हैं। और उसने ये जो राम मंदिर वाला मामला है, इसमें इनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया। राम मंदिर वाला जो ये नाटक चल कर रहे हैं ना पार्लियामेंट में रोजाना, चंद्रशेखर नहीं गया एक भी दिन, ना उसने इस बारे में कोई बयान दिया। हाँ चंद्रशेखर नहीं गया, और वो ओवैसी ने भी कुछ नहीं कहा। ये तो पता नहीं क्या इसको, क्या ये आपके समाजवादी पार्टी को क्या हुआ ये? समाजवादी पार्टी वालों को ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया तुम यादव और मुसलमानों के वोटों से कैसे जीत लोगे, कैसे मतलब तुम जो कैसे है सबका वो इस तरह से कर लो, सबका मजाक बना के आप कैसे कर लोगे, ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके पीछे क्या सोच है इन लोगों की। इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने तुम्हारा वाला जो मेन जो कल्प्रिट है टिन्नू यादव, वो तुम्हारे संपर्क में था ऐसा बताया जाता है। और तुम जो है वो साधु संतों को, मंदिर को, भगवान राम को, उनका सबका अपमान करके, और हमारे स्वनामधन्य राहुल गांधी जी जो हैं उसमें जाके जूता पहन के, और जूता पहने पहने जाके वहां पे चंदा बताओ। चढ़ा रहे थे। ये बेसिक बुद्धि तो है नहीं, और चले हैं ये सब नाटक करने। और सर पप्पू यादव उसके पैर छू रहा है अवधेश के, हम्म। बताओ। अरे भाई साधु संत कोई इसके अवधेश के पैर क्यों छुएगा भाई, अब जो निर्लज है लोग हैं। अब जो है पप्पू यादव इधर उधर मुंह ताकते घूम रहे हैं। पप्पू यादव को मेरी समझ में नहीं आया, पप्पू यादव इसमें बन गया पप्पू। सर एक बात बताओ, इसे पप्पू यादव को क्या फायदा हो रहा है, इसे कौन सा चुनाव लड़ना है इसका तो चुनाव 2029 में होगा। ये मेरी समझ में नहीं आया कि इसने साधु बनने की एक्टिंग करी क्यों है। इसमें तो ओम बिरला इसके जो है वैसी ऐसी तैसी कर देंगे, खर्चे वर्चे बंद करवा देंगे इसके, दुनिया भर के पता नहीं कितने काम करा, ऐसे तमाम काम है जो स्पीकर के हाथ में होते हैं। इस तरह की जिस तरह की हरकत इसने की है, ये तो इसमें पप्पू ही बना है कायदे से, इसे तो उन्होंने निशाना बना लिया। वरना ये तो मेन तो इसमें जो करने वाले हैं ये है, आप बताओ, वो कह रहे के साथ 41,700 रुपए इकट्ठे करके अवधेश प्रसाद को दे दिए कि भैया तुम राम मंदिर में दे देना अवधेश प्रसाद को। अरे भैया अवधेश प्रसाद वहां का सांसद है, वैसे ही जाके दे आए। तुम्हारे सांसदों पे 41 ही हुए, कम से कम 1-8 करोड़ रुपया तो इकट्ठा करते राम मंदिर के लिए। और ये जो इकट्ठा कर रहे हैं इनमें से कौन सा गया है भला राम मंदिर, जरा बताओ मैं, जो आप यहाँ चंदा भिजवा रहे हो तुम्हारे में से कौन सा गया भाई। अखिलेश यादव गए, डिंपल गई है, कौन गया, बोला ना सतीश राहुल गया महाना, है। आज सतीश महाना यूपी असेंबली के स्पीकर ने क्या बोला इनको, आपने तो देखा है वो पूरा। हाँ मैंने देखा है। उन्होंने बोला कि पहले जो है वो तुम लोग अब जो तुमने चंदा दिया है उसकी रसीद लाओ, उसके बाद बोलने दूंगा। तुमने ना किसी ने कोई चंदा दिया, और जब मैं लेके गया सारे के सारे सांसदों, सारे के सारे विधायकों को, तो तुम लोग साथ में भी नहीं आए थे। हाँ वो तो बस में लेके गए थे सबको। बस में लेके गए थे सबको, तो तुम हाँ लोग साथ में भी नहीं आए थे।
तुम कौन हाँ, होते ये हो कोई भी नहीं कहता। वहां की चंदा चोरी के बोले वो बारे में अरे बोलने सर, वो वाले? तो मैं कह रहा हूँ बड़ा लाजवाब वीडियो है। सतीश महाना ने तो दिखा दिया कि वास्तव में एक्सपीरियंस्ड नेता किसे कहते हैं। एक एक का नाम ले लेके बता दे कि तुम्हारे सबके कारनामे जानता हूं मैं, तुम्हारी सदस्यता खा जाऊंगा। लिख के दे दिया तो सदस्य नहीं रह पाओगे यहाँ के। बहुत बढ़िया वो किया उन्होंने तो, आज बढ़िया रहा वो तो प्रकरण। लेकिन समाजवादी पार्टी वाले सर, ये सेल्फ गोल है इनका, और ये नुकसान देगा इन्हें, कोई फायदा नहीं होगा इससे, कहीं भी फायदा नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, जिसकी भावनाएं भगवान राम में है, वो राम मंदिर के चोरी के मुद्दे को पर्सनल एजेंडा मानता है कि भाई ये हमारे साथ विश्वासघात है, हमारे साथ विश्वासघात है, और उसका आप मजाक बनाओगे तो वो अपने ऊपर ले लेता है कि भाई ये तो हमारे हमारे उसके ऊपर हमारा अपमान है ये, अगर आप इस तरह से हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तो हम तो वैसे ही पहले से दुखी हैं कि चोरी होगी और कैसे हुआ, उसमें जो भी है वो कानून अपना काम कर ही रहा है, लेकिन उसका आप उस तरह से मजाक उड़ा रहे हो तो हर हिंदू को एक ठेस पहुंच रही है इन चीजों से। उस पूरे प्रकरण में योगी आदित्यनाथ ने पूरी तत्परता से कार्य किया, तुरंत साइडलाइन किया, बल्कि चंपत राय को हटाने में योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हाँ, उन्होंने कतई चंपत राय को साइडलाइन कर दिया। एक बड़े मजे हाँ, की बात है, बातचीत हो रही थी कुछ लोगों से, तो कह रहे थे कि साहब कि इस पूरे भाजपा के शासन में 2 डिपार्टमेंट ऐसे थे जो भाजपा ने पूरी तरह से संघ को दे रखे थे, एक राम मंदिर और दूसरा शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय। सारी समस्याएं उन्हीं 2 से हो रही हैं। सोचिए सोचिए इसके बारे में, ये किसी बीजेपी वाले ने कही है मुझको। अच्छा, हम्म। हाँ सही। तो संघ भी इसलिए जो है बैकफुट पे है। अब जो है वो जेन जी से वार्ता कर रहे हैं। अरे भाई, जेन जी से तो क्या वार्ता करोगे, पहले आपका जो बेकार अपना की बात है। मंतव्य है उसको तो पहले आप ठीक कर लो। हाँ, ये सब रोज इन सब चीजों से जो सीजेपी इस टाइप के लोगों को आप एक तरह से आप उन्हें वैधता प्रदान कर रहे हो, आप ये सब चीजें कर करके कि आप रील बनाने लगे और आप संघ वाले भी बुलाने लगे, यही लोग वो चाहते हैं, वही हो गया, वही कर रहे हो आप। एक तरह से स्वीकार कर लिया कि भाई हम जेन जी को हाँ, इग्नोर कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सही बात है, वही हो रहा है। दूसरी तरफ फिर आप मोहन यादव जैसे लोगों को आपने बना रखा है, तो फिर आप भक्तो। अब जो अगर और अगर सामान्य वर्ग में ये धारणा जा रही है कि आप सामान्य वर्ग के विरोध में हो, तो उसका कारण, अगर 2-4 कारण आप निकालना चाहो, तो उसमें पहला कारण मोहन यादव है। मोहन यादव ने जो वहाँ पे महाजन रिपोर्ट शामिल करवाई है, जबलपुर हाई कोर्ट में चल रहा है जो मैटर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर मुख्य पीठ है वहाँ की, तो उसमें वो एक 1982 की कोई रिपोर्ट फाइल करा दी है, महाजन रिपोर्ट, जिसमें जो है वो भगवान राम को जातिवादी बताया। वो तो काफी दिनों पहले की बात होगी, पुराना मामला हो गया, 2 साल पहले की बात है शायद। हाँ। नहीं नहीं, अभी चल रहा है ना, इस समय आर्ग्यूमेंट चल रहा है। भाई अच्छा। पहले वो गया, पहले हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट ने हम्म, अंतरिम रोक लगाई, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए, ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको हाई कोर्ट को वापस कर दिया, और हाई कोर्ट अब उसको फाइनल हियरिंग कर रहा है इस समय, एज ऑन डेट। हम्म, आज आज उसका लास्ट डे है शायद हियरिंग का। हम्म। तो उसमें ये इस तरह से काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि साहब सामान्य वर्ग जो है वो वोट नहीं दे रहा। कैसे वोट देगा? अपने कोर वोटर के ऊपर तो थूकते हो आप, और जो आपके हाँ, जो विरोधी हैं उनके जाके चरण चुंबन करते हो। अरे सर, इन्हें इन्हें दरअसल ये लगता है कि जो हमारा सामान्य वर्ग जो है, हमारा जो वोटर है, वो जाएगा कहाँ, हमारे बंधुआ पास ही है आएगा। हमारा, बांकीपुर में हम्म। बता दिया ना बंधुआ है क्या है। हाँ, वो कहीं जा नहीं सकता, घर पे तो बैठ सकता है सर। सही बात है। नहीं तो उसने प्रशांत किशोर को चुन लिया ना, वोटिंग भी, हाँ, पोलिंग भी 35% बात की। सर हर जगह प्रशांत किशोर नहीं है ना, ये जानते हैं ना कि ऑप्शन सामने बहुत खराब हैं, तो मजबूरी है कि वो वोट देंगे। अब देखिए ब्रजभूषण को लेके क्या हल्ला मचा था, अब क्या हुआ, सब पोल खुल गई इनकी। ब्रजभूषण शरण ब्रजभूषण वाले में का तो, देखो। ब्रजभूषण वाला किसने करवाया था?
उसके पीछे की कहानी क्या है? उसके तो पीछे यही सब हुड्डा हुड्डा ये सब इनकी पॉलिटिक्स थी कोई अपनी। हुड्डा वुड्डा नहीं था उसके पीछे। शुरुआत उसकी जो थी वो बबीता से करवाई गई थी। नहीं याद करिए आप। बबीता ने क्या कहा? बबीता ने तो सबसे बबीता ने तो कल बड़ा दिलचस्प उसे ट्वीट किया हुड्डा को। अब दिलचस्प ट्वीट किया। उस टाइम में जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले वो बबीता लेके गई थी इनको। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब जो थे वो रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर कब्जा चाहते थे। उन्होंने बाकी सारी फेडरेशन के ऊपर कब्जा कर लिया था, रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर नहीं कर पा रहे थे। अनुराग ठाकुर। मैं नाम क्यों लूं? अरे सर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ही थे उस समय तो। ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और ठाकुर ही ब्रजभूषण शरण थे। उसकी वजह से मिनिस्ट्री गई उनकी अल्टीमेटली। लेकिन हाँ उस वो समय तो उनको लग रहा था कि साहब की पता नहीं हाँ। क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब ऐसे ऐसे काम करते हैं, आपस में झगड़े करते हैं, आपस में वो करते हैं। आपको ये शहजाद पूनावाला क्यों गया बताइए? शहजाद पूनावाला का हमें नहीं पता सर, आप बताओ हमें। अभी तक तो हमें यही नहीं पता लगा शहजाद पूनावाला का हुआ क्या है। उसने कहा ये कही बात कि मैं जा रहा हूँ, हमने तो वो कहीं दे सुना दिया, नहीं उसने उसका छोड़ कुछ। दिया। उसने नहीं छोड़ दिया छोड़ दिया था कुछ नहीं, ऑफिशियली कहाँ लिखा है, कहीं कोई ट्वीट नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने देखा नहीं कहाँ लिखा है। नहीं नहीं, शहजाद ने खुद ने ट्वीट करके कर दिया कि छोड़ दिया मैंने आज। कब किया? हमने देखा नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो हो गया। दैट इज फाइनल। नहीं तो क्या हुआ? अब ये दोनों भाई एक ही तरफ रहेंगे क्या, तहसीन और नहीं नहीं, शहजाद? वो जो है उसने बहुत स्मार्ट काम किया, वो बहुत अच्छा काम किया मेरे हिसाब से। वो जो है वो आप हमारी और आपकी स्थिति में आ गया। अच्छा, कहीं ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। मतलब नहीं, मतलब हम लोग लार्जली आपसे सोचिए कि 70-80% केस में तो बीजेपी का समर्थन ही करते हैं, हाँ उनकी नीतियों का। हाँ लेकिन हमारे पास ये स्पेस है कि हम 20-30% तो उनकी आलोचना कर सकें। हाँ, तो वो यही उसी बात है। स्पेस में चला गया। हम्म, और साथ में वो अपने वो उसमें काबिलियत तो है ही, तो वो अपनी हाँ। कमाई भी कर लेगा वहां बैठ के। तो पूरे दिन आप बैठे बक बक करते रहो और कमाई एक पैसे की नहीं। तो यूट्यूब चैनल बना लिया क्या शहजाद ने? बना लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? हाँ। हम्म, सही बात है, बिल्कुल। और वो एकमात्र था कम से कम इंग्लिश में तो इनके पास और कोई अच्छा स्पोक्समैन भी नहीं है। हम्म, वैसे भी स्पोक्समैन जो हैं इनके ज्यादातर तो मेरे ख्याल से कोई 10-20% ही अच्छे हैं, बाकी सब तो पैदल ही हैं। हम्म। हाँ बस ये दो तीन मैं देखता हूँ, एक तो प्रदीप भंडारी ठीक ठाक बना ली पहचान, और गौरव भाटिया, और एक शहजाद था, बस दो तीन लोग यही आते थे ज्यादातर। आजकल शिवम त्यागी ठीक कर रहा है। हम्म। बाकी तो क्या है, भगवान भरोसे। एक जमाना था 2014 की, याद कीजिए जब ये चुनाव जीते थे, उसके पहले क्या शानदार पैनल हुआ करता था स्पोक्समैन का। अरे सर, उस समय तो रविशंकर और सब लोग, पूरी टीम हुआ करती थी, बड़े जबरदस्त बोलने वाले लोग थे। और वो हुआ करते थे शाहनवाज, स्मृति ईरानी भी शायद थी उस समय। स्मृति ईरानी, हाँ आपके हाँ निर्मला सीतारमण, अ, हाँ मीनाक्षी लेखी, श्रीकांत शर्मा, एक हाँ, वो श्रीकांत कौन शर्मा भी आपके था। सिद्धार्थ सिद्धार्थ शक्कर सिंह। कैसे हम्म। कैसे इनके पास थे वो स्पोक्समैन थे। मतलब कोई सामने वाला कहीं कोई टिक नहीं हो सकता था। आज देख लीजिए। सुधांशु जब आते हैं उनके सामने वैसे ही नहीं टिकता कोई। अब बस सुधांशु हम्म। अकेले क्या करेंगे? हाँ हाँ, सही बात है सर, वो पार्लियामेंट में भी बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं तो। भाई, सुधांशु जी अकेले क्या करेंगे? अच्छा मान लीजिए सुधांशु जी, मुझे पता नहीं कि जो मेरे पास जो जानकारी है वो टीम जो है वो बनाने की उनके पास छूट नहीं है। टीम तो इनके जो मीडिया सेल है वो बनाता है। हम्म, तो सही। अब यही देख लीजिए ना लेटेस्ट, और रविशंकर प्रसाद वाली इतने दिन चल गई, पूरा डैमेज कर गई। उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब नोटिस दे रहे रविशंकर प्रसाद भी जो है ना, वो उस टाइप के उसमें चले गए हैं, जिसे हम कहते हैं मार्गदर्शक वाले उसमें। हैं। तो मार्गदर्शक मंडल वाले में चले गए। मुझे तो सर बड़ा आश्चर्य होता है कि रविशंकर प्रसाद जैसा व्यक्ति जो है
मंत्री क्यों नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए तो। ऐसे काबिल आदमी का क्यों मंत्री तो दुरुपयोग थे करा ही, जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता। मंत्री तो थे ही, अब किसी कारणवश हटाए गए, अब क्या क्यों हटाए हटाए गए? गए ठीक है, लेकिन सर फिर भी आदमी तो काबिल ही है, बढ़िया आदमी है। ऐसे तो कई सारे लोग जो हैं वो, अब आप ये बताइए, रूडी क्यों बाहर है? रूडी कम से कम और कुछ नहीं, रूडी रूडी जो रूडी था, असल में, रूडी सर राजा आदमी है, वो नमस्ते नहीं करते किसी को। रूडी तो इस वजह से बाहर है, उनकी तो सब जानते हैं। रूडी के साथ ये है कि भाई रूडी जो थे स्पोक्समैन बहुत अच्छे हुआ करते थे। जब वो स्पोक्समैन थे, ही वाज अ वेरी गुड स्पोक्समैन, अरे वही सर उपयोगी है लगभग। लाजवाब, वो तो पार्लियामेंट में 5 मिनट भी बोलते हैं तो उन्हें सुनने में मजा आ जाता है, बहुत बेहतरीन तरीके से बोलते मीनाक्षी लेखी बहुत बढ़िया स्पोक्समैन, एज स्पोक्समैन बहुत बढ़िया अच्छा काम किया। हैं। अब चलो हाँ आपने उनको टिकट नहीं दिया तो यही काम ले लो। हाँ बिल्कुल, एकदम बाहर ही कर दिया, कुछ कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे अपने लोगों का। अच्छे अच्छे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं पड़े हुए बहुत। श्रीकांत अरे शर्मा सर चलो विधायक है। शाहनवाज शाहनवाज हुसैन बहुत बढ़िया बोलता था, शाहनवाज हुसैन बहुत बढ़िया बोलता था। मुख्तार हाँ, अब्बास नकवी बहुत अच्छा बोलते थे। अजीब है, आपको समझ में नहीं आता है। वो क्या है, वो कहते हैं कि "ए, तुम क्या समझोगे पॉलिटिक्स की बातें"। इनको ये नहीं पता कि बाहर वाले पॉलिटिक्स ज्यादा अच्छी समझते हैं। जो पॉलिटिक्स में नहीं होता वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ लेता ज्यादा है। अच्छी समझता है। अपना वाला तो जो है वो अपने बायसेस और प्रेजुडिसेस में फंस जाता है। हाँ सही बात है। उसके अपने पूर्वाग्रह होते हैं। बाहर वाले को हाँ ज्यादा सही अच्छी बात। तरह समझ में आता है। तो आइए अब चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।